Jai Hind everyone and welcome to Topper's Corner Chemistry Notes Selective Study Part 9. So this is the 9th video of the series which we are releasing for NDA XY Group Navy AA SSR exams. Okay, so topics which we are going to cover in this video without wasting any time. Let's begin. These topics are carbon and different forms, ठीक है, fertilizers and uses of the carbon dioxide. तो ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपको मतलब कि 11th-12th में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है. उसके बाद क्लास 10th में भी कार्बन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाता है, बट फर्टिलाइजर्स और यूजेस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन है इसको पढ़ा दिया गया, कार्बन के डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ा दिए गए, बट क्लास 12th या 11th में फर्टिलाइजर्स और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में उतनी नॉलेज नहीं मिल पाती, ठीक. अगर मिलती भी है तो हम इस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं. तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, so you must watch this video and you may note down each and important points, ठीक है, because it is going to help you in your exam. Okay, so carbon and its different forms. तो अभी भैया यहाँ पर हम कार्बन के डिफरेंट फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे. जैसा कि आपको पता है कार्बन का सिंबल होता है C. क्या होता है? C, ठीक है. कार्बन मीन्स कोल, कार्बन मीन्स कोल, ठीक. तो अभी डायमंड है वो हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कोल हो गया, ये सब किसके फॉर्म है? कार्बन के फॉर्म, ठीक. कार्बन से ही बने हैं. तो डायमंड क्या है? 3 डायमेंशनल पॉलीमर ऑफ कार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर अरेंज टेट्राहेड्रली, ठीक है. टेट्रा मतलब 4, ठीक है. तो टेट्राहेड्रली ये अरेंज होते हैं, मतलब चारों बॉन्ड होते हैं, ठीक है. इनके सी के भाई 4 बॉन्ड होते हैं. और अभी इनके बारे में और पढ़ते हैं हम. तो डायमंड में 3 डायमेंशनल फिगर बनती है. क्या? 3 डायमेंशनल, ठीक है. ये एक पर्टिकुलर शेप में अरेंज होते हैं. ये इंपॉर्टेंट है कि इनके जो इनके सी मतलब कार्बन बॉन्ड के डिस्टेंस, जैसे एक कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन हो गया, तो ये इस तरह से बनाएगा, ऐसे करके कार्बन की चेन बनती चली जाती है, ठीक है. तो अभी इनके जो कार्बन के जो बीच की बॉन्ड की लेंथ है, अभी लेंथ क्या होगी भाई? एक एटम से दूसरे एटम के बीच की जो दूरी होगी, जब वो बॉन्डेड होंगे किसी कंपाउंड में, तब हम उसे क्या कहेंगे कि भाई वो बॉन्ड डिस्टेंस है. तो बॉन्ड डिस्टेंस कितनी होती है? 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग. कितनी होती है? आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है. ये याद रहेगा, ये हमें याद रखना है, 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग. दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड. कौन से बॉन्ड से? कोवेलेंट बॉन्ड से ये एक दूसरे को खींच कर रखते हैं, ठीक है. नाउ ड्यू टू स्ट्रेंथ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, डायमंड इज वेरी हार्ड एंड हैव हाई डेंसिटी. कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ही ज्यादा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है. अब इसके स्ट्रेंथ की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है और हाई डेंसिटी होती है इसमें. आपको पता होगा कि डायमंड अर्थ पर सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है? सब्सटेंस है. मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑफ कार्बन इज हाईएस्ट इन द पीरियोडिक टेबल. दैट इज मतलब कि भैया इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3500 डिग्री सेल्सियस होती है. इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये नॉन मेटल तो है ही है, आप सबको पता है. और ये क्या है? नॉन मेटल होने के साथ साथ बैड कंडक्टर है. क्या? बैड कंडक्टर, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है. अब आते हैं, देखते हैं दूसरे फॉर्म को, दैट इज ग्रेफाइट. सो ग्रेफाइट हैज 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. इसका कैसा स्ट्रक्चर था? 3 डायमेंशनल. और इसका कैसा स्ट्रक्चर है? 2 डायमेंशनल. इन दिस केस ओनली 3 आउट ऑफ द 4 वैलेंसी ऑफ द कार्बन टेक्स प्लेस इन द बॉन्डिंग. अब भैया जैसे कार्बन का 4 बॉन्ड, चारों कार्बन जो है उसमें डायमंड में बॉन्डेड होते हैं, एक्स वाई जेड टी किसी से भी, बट इसमें जो एक बॉन्ड होता है इसका, वो बॉन्ड नहीं बनाता, वो खाली छूट जाता है, ठीक है. इसीलिए ये हल्का सा क्या होता है? वीक होता है. क्या होता है? वीक होता है, ठीक है. इट रिमेन्स फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द ग्रेफाइट. और फ्री होने के लिए, जब फ्री होने की वजह से इस पर थोड़ा सा चार्ज होता है. क्या होता है? चार्ज. और उस चार्ज की वजह से ये क्या करता है? कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक. तो ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. जैसे कि आपकी पेंसिल की जो लीड है उसमें ग्रेफाइट होती है, और अगर पेंसिल दोनों साइड शार्प करके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाई जाए तो वो एक कंडक्टर की तरह काम करेगा. आपने ये एक्टिविटी में किया होगा, क्लास 6-7 में ये करता है, ठीक है. इट हैज शीट लाइक स्ट्रक्चर एंड सीम्स एज मैनी हेक्सागोनल रिंग्स हैव बीन फ्यूज्ड टुगेदर और टाइल्ड ऑन द फ्लोर. मतलब इसका डायग्राम कुछ इस तरह से लगता है कि भाई एक हेक्सागोनल सीट है, और ये सीट हेक्सागोनल सीट है, 1 2 3, ये 4 5 6, फिर ऐसे ही दूसरा स्ट्रक्चर बन गया 1 2, फिर ये 3 4 5, ऐसे करके ये टाइल की तरह बिछा होता है, ठीक है. ये 2 डायमेंशनल होता है, ये टाइल्स की तरह लगता है, ठीक. अब आगे चलते हैं. कार्बन बॉन्ड की जो डिस्टेंस है वो है 1.42 आर्मस्ट्रॉन्ग. उसमें 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग थी, और इसमें 1.42 आर्मस्ट्रॉन्ग है. लेयर्स आर हेल्ड बाय वैंडर वॉल फोर्स. यही दोनों इंपॉर्टेंट है कि उसमें भैया कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है
और इसमें जो फोर्स इन्हें खींच करके रखता है वो वैन डर वाल है। ये ऑप्शन में पूछा जा चुका है कि जो लेयर्स होती हैं ग्रेफाइट की वो कौन से फोर्स से एक दूसरे से अट्रैक्टेड होती हैं या फिर एक दूसरे से बॉन्डेड होती हैं, फिर कनेक्टेड होती हैं, तो वो है वैन डर वाल फोर्स, ठीक है, विच इज वीक, जो वीक होता है। इसीलिए जो एक लेयर होती है ग्रेफाइट की वो दूसरे लेयर के ऊपर क्या करती है, स्लाइड करती है। क्या करती है, स्लाइड। इसीलिए ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, या फिर आप कह सकते हो ग्रेफाइट इज वीकर देन दी कार्बन। तो अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो ग्रेफाइट में कम स्ट्रेंथ होती है डायमंड के मुकाबले, और डायमंड होता है नॉन कंडक्टर या बैड कंडक्टर, और ग्रेफाइट होता है कंडक्टर होता है, ठीक है। गुड कंडक्टर तो नहीं होता बट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? क्योंकि जो डायमंड के कार्बन के चारों बॉन्डेड होते हैं और इस पर चार्ज नहीं होता, और इस पर चार्ज होता है क्योंकि कार्बन का एक बॉन्ड इसका कैसा होता है, फ्री होता है, बॉन्डेड नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ कोल। तो यह वुड कंटेन 40% ऑफ द कार्बन। ये एक छोटी सी लाइन है मगर एक क्वेश्चन बन जाता है, सॉरी ये एक छोटी सी लाइन है मगर ये एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। परसेंटेज पूछ लिया जाता है बस हल्का सा, तो भैया आप अगर परसेंटेज याद है आपको तो आप टिक करो, आगे बढ़ो, ठीक है, मिल गए नंबर। आगे बढ़ते हैं, ये है भैया, कार्बोनेशन इज स्लो प्रोसेस एंड मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू टेक प्लेस ड्यू टू विच वी गेट वेरियस कोल्स। मतलब कार्बोनेशन क्या होता है, ये एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता क्योंकि एक डेफिनेशन है सिंपल सी, ठीक है, बट हमें पता होना चाहिए कि कार्बोनेशन एक स्लो प्रोसेस होती है जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं जिसे पूरा होने में, जिनकी वजह से अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, कार्बन्स बनते हैं, ठीक है, कोयले बनते हैं। तो कोयले का मैं तरीका बता देता हूँ, इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है इनका परसेंटेज, कार्बन का परसेंटेज ही पूछा जाता है एग्जाम में एनडीए के, ठीक है, या फिर ये पूछा जाता है कि भैया वुड में कितना परसेंटेज है, या फिर पूछा जाता है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट में कितना कितना परसेंटेज कार्बन है। तो आपके सामने जैसे कि टेबल है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन को रोक करके नोट कर सकते हैं। पीट में 60%, लिग्नाइट 70%, बिटुमिनस 80%, एंथ्रासाइट 90%, ठीक है। बस आपको ऐसे याद रखना है कि भाई PLBA, कैसे याद रखना है, PLBA, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, 60, 70, 80, 90, 60, 70, 80, 90, ठीक है। तो अब ये आपको याद करना होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, हम फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं। फर्टिलाइजर्स में यूरिया आता है, यूरिया का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ठीक है, NH2CONH2। तो भैया कुछ नहीं है, बस एक तरफ लिख दिया NH2, यहाँ लिख दिया CO, यहाँ फिर लिख दिया NH2, ठीक है। ये कुछ ऐसा बनता है, यहाँ से डबल बॉन्ड O बना लेता है, यहाँ पे NH2 बन जाता है और यहाँ पर भी NH2 बन जाता है, बस कुछ नहीं है, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है इसका। बेस्ट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हैव 47% ऑफ द नाइट्रोजन, इसमें भी नाइट्रोजन ही पूछा जाता है, ठीक है, कितना परसेंटेज होता है। अब आते हैं कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड में क्या है भाई, स्लो एक्टिंग मैन्योर हैविंग 19% नाइट्रोजन, ठीक है। ये मैन्योर होता है मगर स्लो एक्टिंग होता है, इसमें केवल 19% नाइट्रोजन होती है। तो पूछ सकते हैं कि भैया इनमें से 47% नाइट्रोजन किस में होती है, या फिर यूरिया में कितने परसेंटेज नाइट्रोजन होती है, या फिर कैल्शियम साइनाइड में कितने परसेंटेज नाइट्रोजन होती है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि भाई कैल्शियम साइनाइड में 19% नाइट्रोजन होती है, यूरिया में 47% नाइट्रोजन होती है बाई मास, ठीक है। ये स्लो एक्टिंग मैन्योर होता है जो धीरे धीरे काम करता है, ग्रोथ को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये है, इसको कैसे बनाते हैं भाई, CaC2 में स्टीम ऑफ द नाइट्रोजन ऐड कर देते हैं और इसे हीट करते हैं 1100 डिग्री सेल्सियस तक, तो CaCN2 और कार्बन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये है मिक्स फर्टिलाइजर्स और NPK फर्टिलाइजर्स ऑल्सो कॉल्ड किसान खाद और किसान यूरिया। ये मैंने जानकारी के लिए आपके दिया है, ये कुछ खास विशेष इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। आगे बढ़ते हैं भाई, अब मिक्स फर्टिलाइजर्स को ही किसान खाद या किसान यूरिया कहते हैं। ये एक बेसिक जानकारी से आपको जानना चाहिए बस। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब होता है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल कुछ दे दिए हैं मैंने, नाइट्रोफॉस्फेट दे दिया है, अमोनियम फॉस्फेट दे दिया है, ठीक है। अब आते हैं बायो फर्टिलाइजर्स पे। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आर 2 इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। तो क्वेश्चन आया था एक बार कि इनमें से कौन सा बायो फर्टिलाइजर है, ठीक है। तो राइबोजियम का नाम था उसमें, उसको टिक करके आगे बढ़ना था बस। तो आप दो नाम याद रखिए, राइबोजियम और ब्लू ग्रीन एल्गे, इनको क्या बोलते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, यूजेस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, क्योंकि पूछता है रेफ्रिजरेशन में कौन सी गैस यूज होती है, 1 गैस, 2 गैस, 3, 4 ऑप्शन दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड टिक करना है बस। और एक हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। फायर एक्सटिंग्यूजर वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछता है। फायर एक्सटिंग्यूजर में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, मोस्टली 9 लीटर CO2 का फायर एक्सटिंग्यूजर होता है जो हम यूज करते हैं हर जगह।
ठीक है। अब इसे कार्बन डाइऑक्साइड को भाई ड्राई आइस की तरह यूज करते हैं रेफ्रिजरेंट में, यूज्ड इज द इनर्ट गैस इन केमिकल प्रोसेस, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द एल्गे, यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द सोडा वाटर। सोडा वाटर में यूज होता है कोक बनाने में, ठीक है। कोका कोला जो आप पीते हो, पेप्सी, थम्स अप जो भी पीते हो, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है जो फिफ्थ साउंड के साथ खुलता है। कार्बन डाइऑक्साइड की आइडेंटिफिकेशन आपको पता ही होगी कि भाई इसे अगर लाइम वाटर से पास कर दो तो वो लाइम वाटर को क्या कर देगा, मिल्की बना देता है। क्या बना देता है, मिल्की बना देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर है नथिंग मोर विल बी आस्क्ड इन द नेक्स्ट पार्ट, मतलब अब इस पार्ट से और कुछ नहीं ज्यादा पूछा जाता है खास। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे भाई, एयर एंड वाटर के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ द एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड इक्विवेलेंट मास, एटॉमिक मॉलिक्यूलर और इक्विवेलेंट मास के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो जो है सेकंड लास्ट वीडियो होगी जो कि 10th पार्ट होगा, और हम एक पार्ट और फाइनली रिलीज करेंगे जिसमें कि कुछ जो टॉपिक बीच बीच में छूट गए हैं वो हम कवर कर देंगे, जिससे कि आपका 11th वीडियो के बाद होल कोर्स हम कवर कर देंगे। क्या कर देंगे, होल कोर्स कवर, ठीक है। इसके बाद एक भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है केमिस्ट्री पर। इसके बाद में हम अपना फोकस चेंज करेंगे फिजिक्स की तरफ, और फिजिक्स की वीडियो स्टार्ट करूंगा मैं बनाना, ओके। सो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, कीप वॉचिंग एंड प्लीज like, share and subscribe this video. And if you are preparing for, obviously you might be preparing for defense exam, that's why you are watching this video, okay. So please go to my website and you can read article from there, that is hitforsure.blogspot.com, ठीक है। and you can join also our Facebook group that is hit for sure, okay. so भैया जय हिंद एंड जय भारत।